हर्षद का फेंका चाकू अचानक से हवा में रुक गया और हवा में मुड़ते हुए सीधे हर्षद की ओर बढ़ने लगा। हैं? ये क्या हो रहा है? ये कैसे किया तुमने? मैंने पहले ही बोला था, तुम समझे ही नहीं। अभी भी समय है, चेक लो और चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं ये चेक लेके इतनी बड़ी रकम बैंक से निकालने जाऊंगा तो बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। तुम मुझे कैश दे दो। मृत्युंजय का इस जगह से गहरे जुड़ाव को सभी जानते थे। अजय ने तुरंत ठान लिया कि वो अपने गुरु मृत्युंजय की इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करेगा। 10 मिनट में सारा पैसा नकद करवा के लाओ। हर्षद के सामने अजय के बॉडीगार्ड्स ने नोटों से भरे बैग्स रख दिए। उसने अपनी दारू की बोतल को साइड में रखा। अपने हाथों से लगाए उस कल्प वृक्ष के नीचे दारू की बोतलों को देखकर मृत्युंजय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अपने आप को काबू में रखने की उसने पूरी कोशिश की। ये सब क्या मजाक है? तुम्हें लगता है कि ये सारे नकली नोट देखकर मैं खुश हो जाऊंगा? और बेवकूफों की तरह अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। ये सभी नोट असली है। क्या तुमने हमारा नाम नहीं सुना? दुनिया भर में बिजनेस है हमारा। चुटकी बजाकर बड़े बड़े कारोबारों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। चलो अब ये सब उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। हर्षद का नशा पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने बैग में हाथ डालकर कुछ नोट के बंडल बाहर निकाले। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तुम लोग सच में ये जगह खरीद रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? इसके नीचे कोई खजाना वजाना गड़ा है क्या? हो सकता है यहाँ खजाना ही हो। क्यों ना मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूं, देख लेना। हर्षद के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर फिर से ठंडा पड़ने लगा। बित्ते भर का लड़का है, लेकिन है बेहद खतरनाक। अगर लालच किया तो सच में मुझे मार डालेगा। जितना मिला है उतना लेकर निकल ले हर्षद। तेरे बाप ने इस प्रॉपर्टी को खरीदकर जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया था। अब बस इसे बेचकर अपनी लाइफ सेट कर ले। घर के सभी दस्तावेजों का काम कुछ ही मिनटों में हो गया। हर्षद वहां से सारे बैग्स गाड़ी में भरने लगा। अपनी बची दारू की बोतलों को उठाकर वहां से चला गया। मनुष्य का लालच भी कभी खत्म नहीं होता। अब वहां मृत्युंजय और उसके 5 शिष्य अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ मौजूद थे। 50 साल बाद मृत्युंजय को देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। मृत्युंजय की आभा बहुत स्ट्रांग थी। उसके चेहरे की चमक सभी गौर से देख रहे थे। सब लोग अपने घुटनों पर बैठ गए। मालिक, आप कहाँ थे? कैसे थे? आपने किसी से कुछ नहीं कहा। अगर कल शिलाद अनंत लो नहीं जलाता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। मैं जल्द से जल्द आना चाहता था, लेकिन अब तक पहुंच नहीं पाया। ये सुनकर मृत्युंजय को हंसी आ गई। उसने देखा था कि कौन कहां क्या कर रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं। हंसी सुनकर सब थोड़े स्तब्ध रह गए। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत कुछ जानना होगा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। कोई पहले जैसा रहा नहीं, इसलिए अभी ये गुरु शिष्य या मालिक नौकर का रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं है। आज से तुम सभी आजाद हो। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर सबको राहत भी मिली, पर थोड़ा अजीब भी लगा। अब मृत्युंजय वापस आ गया है तो हमारी कमाई हुई सारी जमीन जायदाद उसे दे देना पड़ेगी। आखिर उसी के दिए हुए पावर से तो हम लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य बनाया है। अब गुरु दक्षिणा के नाम पर अगर मृत्युंजय ने सब कुछ वापस मांग लिया तो क्या होगा? मालिक, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, चाहे तो सब रख लीजिए।
मैं हमेशा आपका शिष्य बनकर रहूंगा। अगर ऐसा है तो दे दो मुझे जो चाहिए। अजय ने सोचा यही मौका है। आपको क्या चाहिए बताइए मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके लिए ला नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस जमाने में लगने वाले सभी जरूरी दस्तावेज जो एक 20 साल के लड़के के पास होने चाहिए, और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन, एक नई पहचान, ये सब दे दो। और इसके बाद कभी पलट कर यहां मत आना। भूल जाओ कि तुम मुझे जानते थे। किसी में अब सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं थी। सभी को समझ में आ गया था कि मृत्युंजय अब नई पहचान के साथ इस दुनिया में रहने वाला है। आपको जो चाहिए मैं आज ही भिजवा दूंगा। मालिक, क्या आपको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता? मैं पिछले 50 साल से सो रहा था। ओह, ऐसे में यहाँ एडजस्ट करने के लिए मैं अपने बच्चों को आपके पास भेज देता हूँ। वो आपको सब कुछ समझा देंगे। हाँ मालिक, मेरी भी एक 18 साल की पोती है। बहुत सी चीजें हैं जो आप कॉलेज में समझ नहीं पाएंगे। आज का जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, वो आपको सब समझा देगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दस्तावेज रखो और लौट कर मत आना। अब मृत्युंजय के गुस्से को सभी भली भांति जानते थे। इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए, उनके जाने के बाद मृत्युंजय भी एक नई पहचान के साथ बाजार की ओर निकल गया। एक रेस्टोरेंट के सामने रखे बोर्ड पर उसकी नजर पड़ी, जहां लिखा था वेटर की जरूरत है। वो अंदर चला गया। मुझे नौकरी चाहिए। ये वेटर का क्या काम होता है? मैनेजर मृत्युंजय की तरफ हैरानी से देखने लगा। नाम क्या है तुम्हारा? जी आरव। नौकरी चाहिए? वेटर मतलब खाना परोसना पड़ेगा, सारा काम होने के बाद टेबल साफ करना पड़ेगा। महीने की 10,000 तनख्वाह मिलेगी। अगर चाहिए तो अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां ले आओ, और हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस भी लाना। कभी कभी होम डिलीवरी करनी पड़ती है, समझे? मृत्युंजय को अब अनपढ़ वाली फीलिंग आ रही थी। ना तो उसे फोटोकॉपीज का कोई आइडिया था और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स की जानकारी। दुनिया बहुत बदल चुकी है। मुझे किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। शायद अजय ने ठीक ही कहा था। मैं उसकी बात मान लेता हूँ। ये सब मैं बाद में ले आऊंगा। धन्यवाद। आरव को अपनी पहली नौकरी मिल गई और वो घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचा तो एक बेहद खूबसूरत सी लड़की कल्प वृक्ष की छांव में बैठी थी। उसने सफेद रंग का समर ड्रेस पहन रखा था। उस पर गुलाबी और लाल फ्लोरल प्रिंट था। हवा के साथ उसके लंबे काले बाल लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और बड़ी बड़ी काली आंखों में चमक थी। अपने हाथों में कल्प वृक्ष के फूलों की खुशबू लिए हुए बिल्कुल एक तितली की तरह दिखाई दी। कौन है ये लड़की? इसकी मासूमियत दिल को सुकून देने वाली है। कौन हो तुम? क्या चाहिए? वाओ, सो हैंडसम। क्या यही है आरव? इसके ये बिखरे बिखरे बाल तो बिल्कुल बैड बॉय लुक दे रहे हैं, और ये सिंपल सी वाइट टी शर्ट में उसके मसल्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसकी सेक्सी जॉ लाइन पे हाथ फेरूं तो शट अप आद्या, फोकस। मैं आद्या, अजय वर्धन मेरे दादाजी हैं। क्या तुम आरव सिंघल हो? उन्होंने तुम्हें ये सामान देने के लिए कहा। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता दो। आई विल हेल्प यू। हाँ, मैं हूँ आरव। अजय को मेरा धन्यवाद कहना। बड़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं है, नाम लेकर बुलाते हो। दादाजी ने इसको स्पेशल ब्लैक कार्ड दिया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हद है। मृत्युंजय ने कार्ड की तरफ देखा और फिर वापस कर दिया। ईगो पर मत लो। हाँ, तुम्हें पता भी है ये कार्ड सिर्फ पावरफुल लोगों के पास होता है। रख लो। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास नौकरी है। एक नौकरी क्या, 100 नौकरियां भी करेगा तो भी कार्ड अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैन एंड देयर ईगो। जाओ, इनकी कॉपियां बना लाओ।
जो भी पैसा लगेगा बता देना, मैं अगले महीने दे दूंगा। तो कार्ड रखो ना, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? भले ही आज मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जरूरत है। अब जो बताया है वो काम करो। धन्यवाद। इसके धन्यवाद की तो मैं, दादाजी ने कहा था इससे पंगा ना लो, वरना एटीट्यूड तो मैं भी दिखा सकती हूँ। ना चाहते हुए भी आद्या ने मृत्युंजय की बात मान ली। थोड़ी देर बाद आद्या ओरिजिनल आईडी और फोटोकॉपीज के साथ पहुंची। उसने देखा आरव कल्प वृक्ष के नीचे गिरे फूलों की माला बना रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे कि सूरज की पहली किरण, बिल्कुल प्योर। आद्या ने अपने सर को दाएं बाएं हिलाया और मृत्युंजय की ओर चलना शुरू किया। आरव, ये लो तुम्हारा सामान। अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मेरे साथ उस कॉलेज चलोगी जहां अजय ने मेरा एडमिशन करवाया है? अपने दादा का नाम ऐसे सुनकर आद्या को फिर से गुस्सा आ गया। ये तो सच में जंगली है। अरे सुनो, गाड़ी से जाना है। आरव गाड़ी के पास खड़ा हो गया। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। दोनों कॉलेज की तरफ निकल गए। आरव गाड़ी के विंडो से बाहर देखता रहा। सब कुछ कितना बदल गया है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, पक्के रास्ते। आद्या उसको ऑब्जर्व कर रही थी। इसने पहले शायद कभी शहर नहीं देखा। अच्छा, तो तुम हॉस्टल में रहोगे या वहीं अपने घर में? अगर वहां रहोगे तो रोज अप डाउन करना पड़ेगा। तुम्हारा घर तो कॉलेज से बहुत दूर है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हॉस्टल में पूरा कमरा मेरा रहेगा। बिल्कुल नहीं। ऐसा हुआ तो कॉलेज को हॉस्टल नहीं सोसाइटी बनानी पड़ेगी। 3 से 4 लोग एक साथ एक रूम में रहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे वहां भी कमरा चाहिए क्योंकि मेरा आना जाना तो लगा रहेगा। मृत्युंजय को पता था एक जगह रहकर उसे वो सब कुछ नहीं मिलेगा जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। अब वो मृत्युंजय नहीं, आरव सिंघल था। यही है उसकी नई पहचान। कॉलेज पहुंचते ही हो गया आद्या का मूड ऑफ और 2 स्टूडेंट्स बन गए आरव के दुश्मन। कैसा होगा इस रहस्यमय लड़के का कॉलेज में पहला दिन, जानने के लिए सुने नेक्स्ट एपिसोड।